हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग सीबीएसई ई जोन में करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी का पार्ट 2। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप हिस्ट्री का भी डालिए, पॉलिटिकल साइंस का भी आप और वीडियोस डालिए। तो हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितना भी जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। और आप ये सब मानेंगे कि कोई काम अगर करा जाए और अगर उसको इक्वली रिवॉर्ड किया जाए तो उसको करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जितने से जितने लोगों को आप बता सकें इस चैनल के बारे में और इसका व्यूअरशिप बढ़े, तो उससे हमको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये एक तरीके से आपका एक थैंक्स गिविंग हो जाएगा हमारे लिए। तो आपके जो अपने व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, चाहे फैमिली के हों चाहे फ्रेंड्स के हों, आप उसमें ज़रूर इसका एक लिंक डालिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो दो फेसेस में हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 90s एंड 60s एंड 1970s का जो था वो उसने जो हमारा काफ़ी सारे चेंजेस हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में वो लाया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट लाई थी। किस लिए लाई थी? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए लाई थी। तो ये कैसे लाया गया था? तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, इसके लिए जो हमको फंडिंग हुई थी, मतलब पैसा मिला था, वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने हम लोगों को इसको फंड किया था। और उनका क्या काम था कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स होती हैं उसको प्रोवाइड करना। तो हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर जब हम फसल बोते हैं तो हम सीड्स डालते हैं, तो जब सीड डालते हैं तो उससे ज़्यादा फसल होना, ज़्यादा अच्छा वैरायटी के ग्रेन्स बड़े बड़े होना, तो वो बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, या फिर उनको हाइब्रिड सीड्स भी बोलते हैं। तो और उसके साथ साथ वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और अदर इनपुट्स भी वो फार्मर्स को देते थे। तो ये वाला जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस एरिया में लाया गया? तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन उसी एरिया में आया जहाँ पे इरिगेशन मतलब पानी की अच्छी फैसिलिटी थी और सिंचाई की अच्छी फैसिलिटी थी। तो वहाँ पे जो ये न्यू सीड्स थे वो दिए गए और न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन भी वहाँ पे बताया गया। और वहाँ पे मेनली जो फसल होती थी वो वीट और या फिर राइस ग्रोइंग एरिया में ही इसको फोकस करा गया। तो कौन कौन से रीजन्स थे जहाँ पे इसको फोकस करा गया? तो वो थे पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो इन सब में पहला जो राउंड था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसका ये पहला राउंड इन एरिया में लाया गया। तो ये जो एरियाज़ हैं ये आप याद करिएगा, ये कई बार 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। और जो HYV है उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो कब शुरू हुआ, फर्स्ट फेज कब हुआ, कब सेकेंड हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या फ़ायदा हुआ? तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा क्या हुआ कि इससे जो है जो प्रोडक्टिविटी मतलब उतने ही एरिया में ज़्यादा फसल होने लग गई नई टेक्नोलॉजी के कारण। और जो इंडिया थी वो पहली बार एकदम सेल्फ सफिशिएंट हो गई फूड ग्रेन में, इतने मतलब कई दसियों साल बाद। तो उसको अब कहीं बाहर से फूड ग्रेन के लिए उसको डिपेंड नहीं करना पड़ा। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो लाया गया है ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया और साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये माना गया। अब आते हैं हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हुए। तो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ा, नई वैरायटी ऑफ सीड्स आपको लेने पड़े, आपको पेस्टिसाइड्स और जो वहाँ जो फर्टिलाइज़र्स थे उनका यूज़ करना पड़ा। तो उसके लिए जो थे कि जो सिर्फ जो अच्छे पैसे वाले जो फार्मर्स थे, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, वो ही जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसका फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि इस टाइप की खेती करना अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव था। और जो छोटे जो थे और जो मार्जिनल फार्मर्स थे जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, वो उन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो इसका मतलब कहने का है कि जो अमीर थे उन्हीं को ही इसका फ़ायदा हुआ और जो गरीब जो फार्मर्स थे उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब हम इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे
कि डिफरेंस जो हम कई बार सुनते रहते हैं, फार्मर्स और पेजेंट्स। तो पेजेंट्स वो होते हैं, वो भी खेती करते हैं, फार्मर भी खेती करते हैं, लेकिन पेजेंट्स वो होते हैं जो खेती करते हैं, लेकिन उनकी जो खेती होती है वो सिर्फ अपने जीविका चलाने के लिए होती है। मतलब उनका परिवार ही उससे खा पी सकता है, पूरा साल निकाल सकता है, लेकिन वो उसको बेच के अपने लिए कुछ पैसा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं वो उतना पैदावार कर पाते हैं कि वो खुद तो उनकी ज़िंदगी चल ही जाती है, उसके साथ साथ वो अपनी जो फसल है उसको बेचकर वो जो पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसीलिए जो फार्मर है वो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, मतलब उसका मार्केट से लेना देना होता है, वो लोगों का दूसरों का खरीदता भी है और खुद का बेचता भी है, इसीलिए वो फार्मर कहलाता है। अब जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें क्या हुआ, तो जब जो न्यू टेक्नोलॉजीज जिसमें आई, तो जब न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उससे क्या हुआ कि जो असमानता थी, जो इनइक्वालिटीज़ थी समाज में, वो और बढ़ गई। तो कैसे बढ़ गई कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो क्रॉप्स थी उसको जो पैदावार करने से खूब प्रॉफिट होने लगा, और क्योंकि उतनी ही जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो जो फार्मर्स पहले से ही अमीर थे वो उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा थी, पैसा भी था, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करा, और उन्होंने क्योंकि वो यूज़ कैसे कर पाए, क्योंकि उन्होंने सीड्स में इन्वेस्ट करा, फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में, और उन्होंने उससे खूब पैसा बनाया। और उसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि जो उनकी ज़मीन में इतनी ज़्यादा पैदावार हो रही है, तो अभी तक उन्होंने जो ज़मीन जो किराए में दी हुई थी दूसरों को कल्टीवेट करने के लिए, उन्होंने उनको भी हटा दिया। उन्होंने कहा कि हम उनको इतना प्रॉफिट क्यों दें, क्यों ना हम ही कमा लें, तो उन्होंने उनको भी हटा दिया। तो इससे जो टेनेंट कल्टीवेटर्स थे उनका भी लॉस हो गया, और वो अपनी ज़मीन वापस लेने लग गए, और जो रिच थे वो तो अपना और भी रिच हो गए, और जो पेजेंट्स थे और लैंडलेस जो फार्मर्स थे, जो दूसरों की ज़मीन पे खेती करते थे, उनको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, वो इनफैक्ट उनके कंपैरिजन में और गरीब हो गए। तो इसको जो खेती करने के लिए जो मशीन्स की इस्तेमाल शुरू हो गया, टिलर्स का इस्तेमाल, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, इन सब का इस्तेमाल होने लगा। तो अभी तक ये जो काम कोई और करता था, या फिर ट्रैक्टर कहीं से किराए में आता था, या थ्रेशर जिसको चलाने के लिए किसी को ज़रूरत पड़, जो ट्रैक्टर की जगह पे जो बैल चलती होएगी, या फिर उसमें जो भी ये थ्रेशिंग का काम ये मैनुअली होता था, हार्वेस्टिंग का काम भी मैनुअली हाथ से किया जाता था। तो ये सब जो ये जो एक ये भी जो हमारे जो गांव में कुछ कास्ट के लोग थे जो ये सब काम करा करते थे, तो वो जो काम थे जो जो जिनको बोलते थे सर्विस कास्ट ग्रुप, मतलब उनका खुद का कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ सर्विस देते थे। जैसे हम लोग बोलते सर्विस क्लास ग्रुप, तो ये होता सर्विस कास्ट ग्रुप, वो कास्ट जो कि सिर्फ सर्विस देती है। तो इस तरीके से उनका जो डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया, क्योंकि उनके लिए तो यहाँ पे काम ही नहीं था, सब कुछ मशीन से ही होने लगा था। तो अब तो इसके कारण पे चलते जब इनके लिए गांव में कोई काम नहीं रहा और जब मशीन के द्वारा होने लगा, तो जो है अर्बन और रूरल का जो मूवमेंट था वो ज़्यादा होने लगा। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि जो खाई थी अमीर और गरीब के बीच में वो ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन ऐसा कई जगह पे देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट आया। कई जगह पे देखा गया कि जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों प्रोसेस था उसमें इसको करने के लिए, तो वहाँ पे लेबर की जो इंक्रीज़, लेबर वाला काम ज़्यादा बढ़ गया। और उसके अलावा जो हर चीज़ जो महंगी होती जा रही थी, और जो तरीका था जो एग्रीकल्चर वर्कर्स को जो पैसा जो रेम्यूनरेशन देने का जो तरीका था वो भी बदलता जा रहा था। क्योंकि पहले तो था कि अगर जो लोग काम करते थे तो वो लोग उनको खेत में जो उपजता था उसी को ही वो उन लोगों को एज अ सैलरी दे दिया करते थे, जिससे उनका भी खाना चल जाता था। लेकिन अब वो क्योंकि ये जो उपजा रहे थे उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा था, तो इन्होंने अब वो देना बंद कर दिया, उसकी जगह पे इन्होंने इनको कैश देना शुरू कर दिया। लेकिन उस कैश से वो उतना अनाज नहीं खरीद पाते थे। पहले तो अनाज मिलता था जो उनको अपने काम के बदले में वो उनके लिए सफिशिएंट होता था, लेकिन जब वो अनाज खुद ही अपने आप में इतना महंगा हो गया तो उनको वो जो पैसा दिया जाता था उससे वो अपने घर के लिए, अपने घर चलाने के लिए उतना अनाज नहीं खरीद पाते थे। इससे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन और भी ख़राब होती गई।
अब हम आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के सेकेंड फेज़ में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकेंड फेज़ है वो अभी भी चल रहा है, और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सेकेंड फेज़ है, पहला वाला फेज़ था उस जगह पे था जहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल था और इरिगेशन फैसिलिटी थी। दूसरा वाला फेज़ उस जगह पे करा गया जो कि ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा नहीं लेकिन सेमी एरिड रीजन है वो है। तो इसमें जो है तरीका आया, इसमें जो इरिगेशन का तरीका आया वो था, पहले ड्राई इरिगेशन चलता था, कम ऐसी फसल उगाई जाती थी जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़े, लेकिन इसमें शिफ्ट आया ग्रीन रिवोल्यूशन में, और ड्राई से लेकर वेट कल्टीवेशन शुरू हो गया। इसलिए यहाँ पे जो ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पे क्रॉपिंग जो चीज़ें उगाई जाती थी उसके जो पैटर्न में फ़र्क आ गया। मतलब पहले वो लोग कुछ और उगाते थे, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते वो लोग कुछ और उगाने लग गए। तो अब जो वो उगा रहे थे, वो पहले जो उगा रहे थे वो चीज़ें उगा रहे थे जिससे उनका जीवन चलता था, उनको खाना पीना उनका पूरा हो जाता था। लेकिन अब जो वो चीज़ उगा रहे थे वो बेसिकली कॉमर्शियल चीज़ें थी जिसको वो बेच कर वो पैसा कमाते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी उससे नहीं चलती थी। तो इसके कारण पे इनकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो गई, इनके जो रहन सहन है ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो गया, क्योंकि पहले तो कम से कम जब फसल उगाते थे तो खाने की चीज़ होती थी तो वो तो इनको मिल जाती थी, लेकिन अब जो ये था तो अब ऐसी चीज़ थी कि वो मार्केट में बेचने वाली थी, लेकिन वो बिके ना बिके, कम पैसे में बिके, ज़्यादा पैसे में बिके, या फिर अगर फसल ख़राब हो जाए तो फिर उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि वो उसके जिससे कि उनका जीवन सिक्योर्ड हो सके, क्योंकि ये जो उगाते थे ये मार्केट ओरिएंटेड होता था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में जनरली एनकरेज करा जाता था कि एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जाए, लेकिन पहले ये लोग अपने जब उगाते थे ये फार्मर लोग, तो ये अपने घर के लिए उगाते थे, तो इन्होंने सब्जी भी उगा दी, वीट भी उगा दिया, थोड़ा आलू भी उगा दिया, तो ये इनका मिक्स होता था। तो मान लो कोई ऐसा बरसात आ गई तो उससे जो फसल खराब होनी थी तो एक ही चीज़ खराब होती थी, बाकी चीज़ें इन लोगों को इस्तेमाल में तो भी आ जाती थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, क्योंकि सिंगल क्रॉप थी तो अगर कुछ ऐसा खराब होता था, कोई कीड़ा पड़ता था, कुछ होता था, तो पूरी की पूरी इनकी फसल उसमें खराब हो जाती थी। तो इसीलिए इनको जो रिस्क था वो और बढ़ गया था, और अगर फसल ख़राब होती थी तो इनके पास कुछ भी नहीं होता था जिससे ये अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि इनके पास अपना जो पहले जो अपना खाना उगाने के लिए जो ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा था, अब वो भी इनका फसल भी कुछ ऐसी नहीं थी जिससे इनका जीवन चल सकता था। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये सेकंड फेज़ में आया या फर्स्ट या सेकंड फेज़ में, दोनों में ही आया, उससे एक और जो प्रॉब्लम आई वो आया कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती गई। तो जिस जिस एरिया में ये टेक्नोलॉजी से जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आ रहे थे, वो तो आगे बढ़ने लग गए, और जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था वो रीजन पीछे होते गए। तो इसीलिए देखा गया है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो वेस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में वो इंट्रोड्यूस करा गया था, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, या वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट हुआ क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्यों, जैसे कि हम बिहार में देखें या फिर ईस्टर्न यूपी में देखें या फिर ड्राई रीजन जैसे कि तेलंगाना में देखें, तो वो अंडर डेवलप्ड रह गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ आ गए। तो अब जो जो एरिया अंडर डेवलप्ड रह गए, वहाँ पे क्या हुआ, वो फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर वहाँ पे चलता रहा। मतलब क्या है कि वो जो कास्ट जो कि लैंड ओन करते थे, वो उनके जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपना पावर मेंटेन करते रहे लोअर कास्ट के ऊपर, लैंडलेस वर्कर्स के ऊपर और स्मॉल कल्टीवेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटी भी रही और क्लास इनइक्वालिटी भी रही। क्योंकि कास्ट इनइक्वालिटी, क्योंकि जो हायर कास्ट के लोग थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, और वो लोअर कास्ट और लैंडलेस वर्कर्स के ऊपर वो अपना धाक जमाते थे, तो क्लास इनइक्वालिटी भी हो गई। तो इसीलिए जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो इनका लेबर के साथ चलता रहा, और इसके कारण पे क्या है कि कई बार ऐसे इंसिडेंसेस भी आते रहे जहाँ पे कई हिंसक मामले होते रहे, क्योंकि कोई अगर किसी को बहुत लंबा दबाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो क्रोध डेवलप होता है, तो वही इनके साथ भी होता रहा। और ये भी सोचा जाता है कि ये जो नया तरीका आया फार्मिंग का, तो नया तरीका जो आया
आया तो वो उसने जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल तरीका था जो फार्मिंग का, उसको उसने पूरा बेकार कर दिया। मतलब जो इतने सालों से जो हमारे फार्मर्स ने अपने आप में कर करके जो सीखा था, नए अच्छे अच्छे तरीके डेवलप करे थे, और वो एकाएक वो ऐसे हो गए जैसे कि उनका कोई मतलब ही नहीं हो। तो उनका जो नॉलेज है वो अब तक का, वो एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे कि वो वेस्ट हो गया हो। अब हम लोग आते हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के चलते क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आए रूरल सोसाइटी में। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आने लग गए, और वो जो बदलाव थे वो सोशल रिलेशंस में भी आ रहे, जो रूरल एरिया में थे वहाँ पे आ रहे थे, और ये जनरली जो आए वो हमारे इंडिपेंडेंस के होने के बाद में ये सब चीज़ें देखी गई, जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करा गया। तो इसमें से काफ़ी कुछ तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। पहला ये है कि जो पेजेंट्स हुआ करते थे वो हट के टेनेंट कल्टीवेटर होते थे, वो हट के बेसिकली जो रिक्वायरमेंट आ गई वो एग्रीकल्चर लेबर की आ गई। तो ये क्योंकि वहाँ पे काटने के लिए या फिर कुछ उसमें मशीन ऑपरेट करने के लिए जो लेबर की ज़रूरत थी वो आ गई, और जो पहले फार्मिंग जो करने वाले लोग थे उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, क्योंकि लोग अपने जो लैंडलॉर्ड्स है वो खुद ही अपने आप में ही उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना कल्टीवेशन करने लग गए थे। पहले जो पेमेंट था वो काइंड में होता था, अब जो पेमेंट है वो कैश में हो गया। पहले जो रिलेशनशिप हुआ करती थी जो मालिक और जो उनके काम करने वालों के बीच में, वो एक तरीके से उसमें एक रिश्ता हुआ करता था, जो कि रिश्ता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो कायम रहता था, और उनको आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके से बॉन्डेड लेबर हुआ करते थे। लेकिन उसके साथ साथ भी वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, और एक कभी जब मुश्किल के वक्त में एक दूसरे का साथ भी देते थे। लेकिन अब जो आया वो अब समय आया फ्री वेज लेबर का। मतलब आज आपने इस बार आपने किसी लेबर से काम कराया, अगली बार हो सकता है किसी और लेबर से काम कराएं, और हो सकता है वो लेबर आपके यहाँ काम करना की मन ना करे, तो अब फ्री वेज लेबर का जो समय आ गया। तो अब जो रिलेशनशिप है जो लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चर वर्कर्स में, जो कि यूजली जो लो कास्ट के होते थे, वो उसमें बदलाव ऐसे आया कि पहले तो पेट्रोनेज से एक्सप्लॉयटेशन की तरफ आ गया। पेट्रोनेज मतलब पहले जो थे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो एक तरीके से एक पिता का फिगर हुआ करते थे। वैसे तो वो लोग उस समय पे भी ऐसा नहीं कि बड़ा उनके लिए बहुत बढ़ बढ़ के कुछ कर रहे हों, लेकिन उनको ऐसी नौबत नहीं आती थी कि वो लोग भुखमरी का उनको सामना करना पड़े, क्योंकि वो उनका इतने मिनिमम रिक्वायरमेंट का उनका ध्यान रखा करते थे। लेकिन अब जो हुआ, अब जो फ्री वेज लेबर का जो समय आया, उसमें जो लोग काम कराते थे, क्योंकि उनको एक ही बार काम कराना होता था, अगली बार उनको उनसे कोई लेना देना नहीं होता था, तो वो अब जो हो गया वो एक्सप्लॉयटेशन का वो आ गया, और जितना उतने समय पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, और उनको वो और उनको मतलब जितने समय पे वो आ रहे हैं उतने समय पे उनको पूरा लगा के रखना, ये नहीं कि 2 मिनट का भी वो आराम कर सकें। इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन उनको होने लगा, जो आजकल का प्रेजेंट ट्रेंड हो गया है। और जो है एग्रीकल्चर है वो बहुत कॉमर्शलाइज हो गया, और जो एग्रीकल्चर में जो सामान उगाया जा रहा था, मेनली उसका मेन चीज़ था कि उसको मार्केट में जाकर बेचना है। तो ये सब जो है ट्रांसफॉर्मेशन ये सब रूरल सोसाइटी में आने लग गए। तो अभी इसका एक और थर्ड पार्ट है, वो भी हम लोग करेंगे, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को आप बताइए, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने में उत्साह तभी तक रहता है जबकि उसका फ़ायदा आपको दिखाई दे और प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखे। तो होपफुली आप अपने दोस्तों को बता ही रहे होंगे, और अपने क्लास 10th के जो आपके आसपास जो लोग हैं उन लोग को भी बताइए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।